बड़ा बयान। पीएम ने वन अर्थ वन हेल्थ का फॉर्मूला इस समिट के दौरान दिया। साथ ही कहा कि भारत ने सर्वाइकल कैंसर का टीका तैयार किया है। भारत $7.5 मिलियन की किट देगा। सैंपलिंग किट ये होगी, सैंपलिंग किट, डिटेक्शन किट और वैक्सीन भारत देगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने बताया इंडो पैसिफिक देशों को भारत वैक्सीन देगा। वैक्सीन लोगों के जीवन में आशा लेकर आएगी, एक उम्मीद लेकर आएगी। साथ ही साथ भारत बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी चला रहा है। इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने विदेशी जमीन पर किया है। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि विश्व इस वक्त तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। बैठक मानवता के लिए अहम है, जिसमें हम सभी देशों को, यानी कि उन्होंने बताया कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलकर साथ में बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय क्वाड का मिलकर चलना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने सहयोग को बढ़ाया है और इसे हमें आगे भी बढ़ाना है। मिलकर मुद्दों पर बात करनी है। पीएम मोदी का ये भाषण दुनिया भर में सुना जा रहा है। सुनिए आप। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैंपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण का जिक्र हो रहा है। बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही हैं। क्वाड समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर कई अलग अलग मसले जिस पर चारों देशों ने मिलकर बात की है। 4 देशों का ये रणनीतिक समूह है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है इसके सदस्य। ऐसे में क्वाड के इन देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। जैसे मैंने कहा कि चारों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं आपस में कई मुद्दों पर सहमति बनी भी है और पीएम मोदी ने कहा भी है कि आज के वक्त में हम सभी का साथ में मिलकर बात करना और सहयोग के साथ काम करना ये जरूरी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और जापान जो खास तौर पर जो वहां के राष्ट्र प्रमुखों की बॉडी लैंग्वेज रही, उससे मालूम होता है कि ये सहयोग बेहतर है। जो बाइडेन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं, उससे मालूम होता है कि घनिष्ठता कितनी ज्यादा है। ऐसे में प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बात हुई है। चीन की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाना कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी चारों देशों के जरिए चर्चा की गई है। अब ऐसे में क्वाड के सामने चुनौतियां क्या आने वाली हैं, ये भी जान लीजिए। चीन का वो जो बढ़ता हुआ दबदबा है, जो चालबाजी है चीन की, वो चुनौती अलग अलग तरीके से ला सकती है। साथ ही साथ रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, क्योंकि 2 देशों का आपस का युद्ध ऐसा नहीं है कि 2 ही देशों को प्रभावित कर रहा है, दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके से इससे प्रभावित हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मध्य पूर्व संकट जो लगातार गहरा रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता, उसे स्थिर रखना है, उसे स्टेबल करना है, ये भी एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब ऐसे में भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो कैसे और ज्यादा मजबूत इन तस्वीरों के बाद हो गई या फिर इस समिट के बाद हो गई। और ऐसा हर बार होता है जब जब अमेरिका और भारत के बीच में घनिष्ठता होती है, दोनों नेताओं की मुलाकात होती है, तो ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही चर्चाएं दुनिया भर में होती हैं। अब कैसे घनिष्ठता बढ़ गई आप जानिए। भारत के साथ में अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में ज्यादा मजबूत है, घनिष्ठ है और ज्यादा गतिशील भी है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी
जो बाइडेन से मिलते हैं तो तस्वीरें अलग होती हैं और इस बात का जिक्र खुद जो बाइडेन ने कहा है कि मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके जरिए ये बात साझा की गई है और ये बताया गया है कि आज से पहले भारत से इतने ज्यादा मजबूत और गहरे रिश्ते अमेरिका के नहीं थे। हाँ, वक्त के साथ साथ इन रिश्तों में मजबूती आई है, लेकिन आज का वक्त सबसे ज्यादा दोस्ती वाला और सबसे ज्यादा मजबूती वाला भारत और अमेरिका के बीच में है। अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के जरिए अगर ये वक्तव्य सामने आता है तो इसके बड़े मतलब और मायने हैं। इस पर बात हम करेंगे चूंकि दौरा है और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ऐसा नहीं है कि इस दौरे पर सिर्फ भारत की नजर है या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान की नजर है। सिर्फ क्वाड देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, इस समिट पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए महेश सचदेव जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आपका स्वागत। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वागत आपका। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका भी स्वागत। डॉक्टर शांतेश कुमार मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और ये दौरा बड़ा है, ये दौरा खास है, हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है, तस्वीरों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महेश सचदेव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर जो बाइडेन खुद इस बात को कहते हैं कि इतिहास में कभी भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐसे नहीं रहे जो आज के वक्त में है, तो इसके मतलब और मायने क्या हैं? इसके मायने काफी साफ हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर भारत और अमेरिका के संबंध 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। आपको याद होगा कि कैलिफोर्निया से एक जहाज पिछली शताब्दी के शुरुआत में भारत आया था, जिसमें कि क्रांतिकारी लोग थे। और ये भी याद किया जा सकता है कि कैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चर्चिल पर प्रभाव डालने की कोशिश की थी कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान भारत को आज़ादी दे दी जाए, वगैरह वगैरह। तो ये सब अपनी जगह पर रहे हैं, पर इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद भी भारत और अमेरिका के इस समय जो संबंध हैं वो ज़्यादा गतिशील हैं, ज़्यादा उनमें वजन है इस वक्त, और ज़्यादा मधुरता है। व्यापार के तौर पर देखें तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है इस समय, और भारत का व्यापार भारत के पक्ष में है अच्छी तरह से। दूसरी तरफ देखें तो भारत के 54 लाख मूल के लोग अमेरिका में निवास करते हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है आम अमेरिकी की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। किसी भी अगर इथनिक ग्रुप को देखें तो उनकी इनकम सबसे बड़ी मानी जाती है। जो उनमें से डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, उनकी तादाद जो है वो आम अमेरिका में जो रेशियो है उससे दुगना है। और अब चुनाव आने को हैं तो अमेरिका में तो इन भारतीय मूल के लोगों की को मूव करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी अपने अपनी तरफ खींचने के प्रयासों में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर भू सामरिक तौर पर देखें तो एशिया में जिस तरह का पिवोट अमेरिका ने लागू किया है, उसमें चीन के विरुद्ध अगर घेराबंदी करनी है, कंटेनमेंट करना है, तो भारत के बिना ये नहीं किया जा सकता। और ये देखते हुए भारत और अमेरिका का महत्व एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती ऐतिहासिक तौर पर आई है, इस बात का जिक्र जो बाइडेन ने खुद किया है। भविष्य के लिहाज से भी ये बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा है और भारत के लिहाज से तो हम कहेंगे कि चारों तरफ से बेहतर खबर ही है, बेहतर संकेत ही हैं। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गए हैं, देखिए जब मुलाकात होती है,
मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। वो जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर ये जो क्वाड समिट में बातचीत के बाद में वो जो फोटो सेशन की तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी जो बाइडेन के ठीक बराबर में नजर आ रहे हैं और 4 लोगों में चूंकि अल्बनीज भी वहां पर, किशिदा भी वहां पर और बीच की तरफ जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साइड में दोनों नेता हैं, यानी कि चारों नेताओं की फोटोग्राफ्स की तस्वीर। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीच में होना कितना मायने रखता है और क्या फोटो सेशन में कौन साइड में रहेगा, कौन बीच में रहेगा, इसके भी अपने मायने होते हैं। पहले फोटो खींचती है, फिर जो बाइडेन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं, फिर कुछ कहते हैं, पीएम मोदी ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं और फिर फोटो सेशन खत्म होने के बाद वो लोग इसी तरीके से कंधे पर हाथ रखे हुए चले जाते हैं। ये तस्वीरें भी कुछ कहती हैं क्या? देखिए, डिप्लोमेसी में तस्वीरों का अपना एक महत्व होता है और जिस तरीके से आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बीच में खड़े हैं, तो एक्चुअली पूरे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में हिंदुस्तान एक सेंटर की धुरी है। एक पूरी जो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि वैसे अपहीबल से उठा पटक चल रही है, उन सबके बीच में भारत की अपनी एक खास आवाज है। जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं, तो एक उसके कई मायने हैं। उसके मायने बायलैटरल हमारा जो उनके साथ एंगेजमेंट है अमेरिका के साथ, वो एक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है एक लीडिंग जो ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो क्वाड की हम बात कर रहे हैं, हाउ क्वाड इज गेटिंग मोर एंड मोर असर्टिव इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन। तो एक क्वाड की बात हो रही है और अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई बार कहा कि नाउ क्वाड इज गेटिंग मोर एंड मोर लीडिंग ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरह से जो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो क्वाड को हम सशक्त कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि यूएनजीई में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की भी मीटिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भारत की जो उपस्थिति है, भारत का जो प्रेजेंस है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो करंट जियोपॉलिटिकल टर्मोइल चल रहे हैं, जहां जहां पर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, भारत का एक अपना ग्राउंड वर्क, और वो जो ग्राउंड वर्क है वो ये है कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए डिप्लोमेसी एंड डायलॉग से। और भारत की जो विश्वसनीयता है उसको आधार बनाकर अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है। यही कारण है कि जब आपने कहा कि मोदी जी बीच में होते हैं, फिर और वहां अपनी सहजता देखते हैं। आप देखो कि इमेजेस में जिस तरीके से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक सहज है। इसका मतलब है कि अमेरिका भारत के रिश्तों में एक सहजता है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यदि है भी कहीं पर डिफरेंसेस भी हैं, तो उन डिफरेंसेस को इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से ये मैसेज दिया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आने वाले टाइम में कोई भी प्रेसिडेंट बने, चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, भारत और अमेरिका के संबंध में वही रोबस्ट, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो या फिर हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो या इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, तीनों को आधार बनाकर, या रीजनल ग्रुपिंग हो। रीजनल ग्रुपिंग की आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम सर्वाइकल वैक्सीन का हमने टीका बनाया है और हम रेडी हैं, तैयार हैं उसको देने के लिए। उन्होंने कहा वन अर्थ वन हेल्थ। ये बात के पीछे आपका बैकड्रॉप है, एक संदर्भ है, और संदर्भ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। अभी 2 से 3 साल पहले जिस तरह हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक वैक्सीन नेशनलिज्म चल रहा था, उस समय भारत कह रहा था कि हम दुनिया को वैक्सीन देंगे और दुनिया को इस कोविड-19 का जो महामारी थी उससे हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो जब भारत वन अर्थ कहता है, तो वन अर्थ के पीछे भारत का अपना एक एक्शन होता है, भारत का अपनी विदेशी नीति का एक कॉन्क्रीट एक्शन होता है। और यही कारण है कि दुनिया के जो बड़े 4 आप देख रहे हैं कि जो ग्रुपिंग्स है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो कॉमन कंसेंसस है, कॉमन वैल्यूज है, भारत को सेंटर में रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि उसका सबसे बड़ा आधार है, उसका 1 मिनट पूरा करना चाहूंगा, जी। उसका सबसे बड़ा आधार यही है कि भारत की अपनी एक विश्वसनीयता है, भारत की एसेसिबिलिटी है, भारत का एक्सेप्टेंस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, या क्वाड हो, या ब्रिक्स हो, या एससीओ, हर जगह भारत की अपनी एक आवाज है। बिल्कुल, भारत को सेंटर में रखना जरूरी भी है। भारत पिछले कुछ सालों में अपना कद लगातार बढ़ा भी रहा है, अपनी मजबूत छवि को दुनिया के सामने ला भी रहा है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। क्वाड समिट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आगे दर्शकों तक पहुंचा दें, फिर अपने गेस्ट का रुख करेंगे। क्वाड समिट में गरमाया है चीन का मुद्दा भी। बैठक में बिना नाम लिए चीन को घेरा है। एक देश के दबाव पर अंकुश जरूरी है, ये क्वाड देशों की तरफ से समिट में कहा गया। साउथ चाइना सी में नहीं चलेगा ड्रैगन का ये दबदबा या फिर उसकी दादागिरी। इस बात को लेकर चारों देशों के प्रमुखों ने बात की है। क्वाड समिट में सभी 4 देशों ने एक सुर में दक्षिण चीन सागर को लेकर चिंता जताई है। बीजिंग का नाम लिए बिना क्वाड के नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि हम पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर की स्थिति को लेकर काफी गंभीर हैं।
क्वाड के नेताओं ने कहा कि हम सभी मसलों पर शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है। जैसे युद्ध की स्थिति पर बात हुई, वैसे ही चीन की बढ़ती हुई चालबाजियों पर भी बात हुई है। अब मोदी और बाइडेन की किन किन मुद्दों पर बात हुई है, ये भी आप जान लीजिए। भारत और अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और इन संबंधों के बीच में कौन सी बड़ी खास वजह रही, कौन से खास मुद्दे रहे, वैश्विक रणनीति पर बात की है। दोनों देशों के बीच में इसको लेकर अहम चर्चा हुई। आपसी हितों पर भी चर्चा हुई है, ये तो जाहिर सी बात है, लाजमी है, होना ही था। इंडो पैसिफिक रीजन पर भी बात की गई है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर भी चर्चा हुई है। फ्यूचर डिफेंस पार्टनरशिप पर भी बात हुई है। ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट पर चर्चा हुई है। भावी पीढ़ियों को कैसे सशक्त बनाना है, कैसे फ्यूचर पर काम करना है, कैसे फ्यूचर मजबूत होना चाहिए, कैसे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने चाहिए और ज्यादा प्रगाढ़ होने चाहिए, इस पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि रिश्ते कैसे मजबूत हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर जो बाइडेन जैसे नेता, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहें कि आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स को पीछे छोड़कर लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पर आते हैं, तो इसके भी बड़े मायने हैं, बड़े मतलब हैं। कर्नल संजीव सुरोही, चूंकि क्वाड समेत अलग अलग मसलों को लेकर बात हुई, युद्ध की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, शांति समझौते पर बात होनी चाहिए, इसके लिए हम जरूर आगे आ सकते हैं। इनिशिएटिव सबको मिलकर साथ में लेना चाहिए। लेकिन अगर क्वाड समिट में चीन का भी जिक्र हुआ है, नाम हालांकि नहीं लिया गया, लेकिन अगर चीन की चालबाजियों का जिक्र हुआ है, उसके बढ़ते दबदबे का जिक्र हुआ है, साउथ चाइना सी में उसके इंटरफेयर का जिक्र हुआ है, तो क्या समझा जाए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वाड है, क्वाड की जो स्थापना हुई थी वो बेसिकली चीन को लेके हुई थी। वो बात अलग है कि चीन का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ये और अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको पता है कि जो असली थ्रेट है पूरे अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो थ्रेट है वो चाइना है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना की पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से चाइना जो अपने आप को, अपना कद जो है अपनी जरूरत से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो साउथ पैसिफिक सी हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, हर जगह आप देखोगे कि चाइना जो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। तो क्वाड का जो स्थापना है वो बेसिकली इस चीज को प्रमाइस को लेके की गई थी कि उधर जापान, उधर ऑस्ट्रेलिया, उधर अमेरिका और इंडिया। और ये भी अमेरिका को पता है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बड़े अच्छे रिश्ते हो रहे हैं अमेरिका के साथ, ऐसे रिश्ते हमारे कभी नहीं थे। इसकी वजह क्या है, हमको वजह समझनी बहुत जरूरी है। और इसकी वजह ये है चाइना फैक्टर। क्योंकि अभी चाइना को रोकना बहुत मुश्किल है, और अगर चाइना और रशिया दोनों मिल जाते हैं तो अभी एक लॉ मेकर, अमेरिकन लॉ मेकर ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे होते हैं, उन दोनों को हराना मुश्किल है। तो ये सब थ्रेट को देखते हुए इंडिया के साथ अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका जो इंडिया को दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तभी आप देखेंगे कि ये समिट नहीं, कभी भी G20 में देखो, कहीं पे भी देखो, मोदी जी के ऑटोग्राफ चाहिए। ये चीजें कब से शुरू हुई है? जब से शुरू हुई है, जब से अमेरिका को इस चीज का एहसास हुआ है कि अगर हमको अमेरिका चाइनीज को काउंटर करना है तो उसके लिए हमें भारत की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से जो है ये हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी ये देखा गया है जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक, उसमें कोई भी आपका पक्का दुश्मन या दोस्त नहीं है। सबसे पक्का आपका है योर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और हमारा और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फॉर द टाइम बीइंग हमारा एक है। हमारे लिए भी चाइना थ्रेट है, अमेरिका के लिए भी चाइना थ्रेट है। और चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ, कंबोडिया के साथ, वियतनाम के साथ जैसे वो दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंटर करना जरूरी है। और इसलिए क्वाड के जो 4 देश हैं, इनको मिलके मिलिट्रियलाइज ना करके, बल्कि इनको मिलके आपस में इस चीज को यकीन करना है कि चाइना का जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। डॉक्टर शांतेश कुमार जी, जिस तरीके से क्वाड समिट में जरूरी मसलों पर बात हुई है, एक जरूरी मसला जो भारत की तरफ से उठाया गया यूएनएससी में स्थायी जगह का भी है। और सबसे बड़ी बात ये, जो बाइडेन ने इसका समर्थन किया है,
भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ साल में भारत की चीजें एकदम से बदली हैं और भारत को वाकई यहाँ पर एक स्टेबल जगह मिलनी चाहिए, स्थायी जगह मिलनी चाहिए। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से अब विश्व व्यवस्था में बहुत उथल पुथल मची हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक कारण है या दूसरा नहीं। आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा, सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तो वही है, सहमत की है कि कैसे हम इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हैं और क्या तरीका होगा, अब कैसे किसके सहयोग से पूर्ति कर सकते हैं, ये समझने की ज्यादा जरूरत है। आप देखिए, अभी हमारे पूर्व जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला कि अगर आप अमेरिका को, चाइना को काउंटर करना है तो आप इंडिया जैसे देश को अपने साथ रखना पड़ेगा, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, सबको लेके काम करना पड़ेगा। ये एक बिंदु है। लेकिन दूसरा बिंदु आपको ये समझना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे भारत को मदद मिलेगा एक सुपर पावर बनने में। आप सोचिए, पिछले कई सालों तक अगर मैं बात करूं, इंडिया इग्नोर्ड था वेस्ट के द्वारा, और उसका एक रीजन भी था, क्योंकि अगर कोल्ड वॉर का टाइम आप देखते हैं, जब शीत युद्ध चल रहा था, उसमें दुनिया पोलराइज्ड थी दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज में। एट दैट टाइम क्या था कि भारत के पास भी चॉइसेस, ऐसा नहीं था किसी एक ग्रुप के पास जाना, दूसरे पास नहीं, क्योंकि भारत हमेशा से औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहा है और इसका कारण रहा कि भारत चाहता था कि एक मिड पाथ ऑप्ट करे जहां पे उसको किसी के ग्रुप का हिस्सा न बनना पड़े और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम करता रहे, और उसने किया भी। आप देखेंगे भारतीय विदेश नीति में बहुत बार जिगजैग दिखता रहा, कभी सोवियत संघ के साथ तो कभी अमेरिका के साथ। हम काम करते रहे, हमारा लक्ष्य एक था कि हमारे अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती रहे और हम किसी को नुकसान भी न पहुंचाएं। ये हमारी एक बहुत बड़ी धारणा थी। किसी के खिलाफ किसी का इंक्रोच करना, कहीं एक्सपेंशन करना कभी पॉलिसी नहीं थी। आप उसी समय से ये मुद्दा चलता चला आ रहा है कि भारत जो है, क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा, क्या अस्थायी सदस्य बनने के बाद उसे वीटो पावर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा है। आप बता दूं, वेस्टर्न कंट्रीज 1990 के बाद धीरे धीरे वो भारत तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो गए। उन्होंने ये कहा कि मिलना चाहिए। इवन यूएसएसआर भी, जो आज के समय रसिया है, उसने भी बोला भारत को मिलना चाहिए। खाली एकमात्र देश है जो वोकल होकर बोलता है या साइलेंट रहता है या इंटरनली विरोध करता है, अब वो है चाइना। क्योंकि चाइना को पता है भारत अगर बन जाता है वीटो पावर के साथ अस्थायी सदस्य, तो उसके लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा इस पूरे क्षेत्र में। और यही रीजन है, ये चुनौती खड़ी करना चाहता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पता है अगर ये दोनों शक्ति एक दूसरे के सामने खड़ी हो, जो इमीडिएट पावर्स हैं, नेबरिंग पावर्स हैं, तो उनके लिए फायदा है, क्योंकि वो भी अपना फायदा देख रहे हैं। ये आपस में लड़ेंगे, तनाव होगा, इनका बिजनेस कम होगा, ट्रेड कम होगा, तो वो फायदा डायरेक्ट किसको मिलेगा? वेस्टर्न कंट्रीज को, लेड बाय यूएस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत को भी अपनी नीतियों को बहुत सूझबूझ के साथ बनाने की जरूरत है, जो कर रहा है। आप देखिए, क्वाड के केस में एग्जांपल में देता हूं, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, वो 2007 में निश्चित रूप से चाइना को दिमाग में रखकर के पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। शिंजो आबे ने लेके आया, क्योंकि उसमें शिंजो आबे को पता था, और जापान के सामने सबसे बड़ी चुनौती चाइना है, जैसे भारत सामने चाइना है, ऐसा नहीं जैसे अमेरिका के सामने चाइना है। तो कहने का मतलब इस पूरे चुनौतियां अलग अलग हैं और इन्हीं चुनौतियों से पार पाना है, और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अमेरिका तो बिल्कुल यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्शंस भी अभी आने वाले वक्त में है और अमेरिका भी बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। अमेरिका में ही अब क्वाड समिट भी रखा गया है, अगले साल भारत इसकी मेजबानी करेगा। मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धि भी सामने आई है। मोदी के दौरे पर अमेरिका ने 297 धरोहर लौटाई हैं। अमेरिका से भारत लाए जाएंगे 297 भारतीय धरोहरें। 297 धरोहर लौटाने पर बाइडेन का आभार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है, और आभार जताते हुए तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। और जिस तरीके से इन 297 धरोहरों का जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि कैसे वो नायाब चीजें हिंदुस्तान के पास वापस आ रही हैं, और 2014 के बाद से अब तक विदेश से 640 धरोहर वापस मिल चुकी हैं। अब भारत वापस आएंगी ये नायाब धरोहर। 297 धरोहर अमेरिका की ओर से लौटाई गई हैं। 297 पुरावशेष और कलाकृतियों को भारत वापस लाया जाएगा। यानी क्वाड समिट अलग अलग लिहाज से तो खास है ही, इस लिहाज से भी खास है कि भारत को अपनी नायाब चीजें, अपना भारत का जो खजाना है, जो नायाब चीजों का खजाना है, उसमें 297 धरोहरें और एड ऑन हो जाएंगी। पीएम मोदी ने आभार जो बाइडेन का जताया है। 297 नायाब जो धरोहर हैं वो भारत को लौटा दी गई हैं 2014 के बाद से। जैसे मैंने कहा कि अब तक विदेश से 640 धरोहर वापस हिंदुस्तान लाई जा चुकी हैं। जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। महेश सचदेव जी,
अब चूंकि धरोहर को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है तो इस पर भी अपना रिएक्शन आप दीजिएगा। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम चला रहे हैं उन तस्वीरों को आप अगर देख पा रहे हो गौर से, तो क्वाड देशों में जहां पर 4 देशों के प्रमुख मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये घनिष्ठता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बाकी नेताओं के साथ में नजर आती है, लेकिन जो बाइडेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इतना ज्यादा क्लोज रहना, हाथ मिलाए रखना, हाथ पकड़कर या कंधे पर हाथ रखकर चलना या फिर गले लगाना, और वो भी बहुत ज्यादा गर्मजोशी के साथ में, इसे क्या आप चुनाव से जोड़कर भी देखते हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने का जिक्र ही हुआ था, तब उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि मेरे दोस्त अमेरिका आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। यानी कि इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का फायदा उधर डोनाल्ड ट्रंप भी लेना चाहते हैं। इधर जो बाइडेन खुद तो इलेक्शन में नहीं है, लेकिन चाहते होंगे कि शायद उनकी पार्टी को फायदा मिल जाए। ये पीएम मोदी की लोकप्रियता है। जी, आपने जो आकलन किया है वो उससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जैसा मैं कह चुका हूँ कि अमेरिका के तकरीबन 2% आबादी इस समय भारतीय मूल के लोगों की है, और वो एक ऐसा वोट बैंक है जो कि जिसको कि कोई भी ठुकरा नहीं सकता या उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो दोनों ही पक्ष, चाहे वो डेमोक्रेट हों चाहे या रिपब्लिकन हों, अपनी अपनी तरह से इन भारतीयों को अपनी ओर आकृष्ट करने में लगे हुए हैं। ज़्यादातर लोग इनमें से डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स को भी इनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की रही हैं चाइना के विरुद्ध या पाकिस्तान के विरुद्ध या अप्रवासियों के विरुद्ध, तो उससे जो वहाँ पर पहले से ही बसे हुए लोग हैं उनको फ़ायदा होता है, और ख़ासतौर पे भारतीय मूल के लोगों को उनसे लाभ होता है। तो इसको देखते हुए ये कहना उचित होगा कि दोनों ही पक्ष मोदी जी की विजिट को अपने लिए दोहना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो प्रोटोकॉल की बिना पर जो भी शिखर सम्मेलन को आयोजित करता है वो बीच में रहता है, और जिसके पास अगला शिखर सम्मेलन का करने का जिम्मेदारी रहती है वो उसकी बगल में रहता है। तो इस तरह से मोदी जी का जो बाइडेन साहब की बगल में खड़े रहना प्रोटोकॉल वाइज बिल्कुल ठीक था। हालांकि आत्मीयता के स्तर पर अगर नापें तो वो अलग चीज़ होगी, उसका आकलन आप कर ही चुके हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो शायद आपको इस वार्तालाप में खटास की तरह से लगे। चीन को एक तरह से कोने में करना, कॉर्नर करना या आइसोलेट करना इतना आसान नहीं। चारों देश जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं वो उनके साथ चीन के बड़े ही घनिष्ठ आर्थिक संबंध हैं। चीन के साथ तो कम से कम वो सबसे बड़ा सप्लायर है, भारत के साथ भी सबसे बड़ा सप्लायर चीन है इस समय। और जापान के साथ जापान का जो विदेश में निवेश है उसमें से सबसे बड़ा निवेश जो है वो चीन में हुआ है, जो कि पिछले 40 साल से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के संबंध चीन के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन पिछले साल वो चीन के साथ उसने संबंध अपने सामान्य कर लिए हैं। और ये सब जो है पूर्व जन्म के कर्म कह लीजिए। पिछले 40 सालों से पाश्चात्य देशों ने शंघाई कम्युनिके के बाद चीन को तरजीह दी है, ये सोच करके कि चीन अगर अमीर हो जाएगा, कैपिटलिस्ट हो जाएगा, तो वो चीन में ज़्यादा आज़ादी आएगी, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनेगा, और रूस के खिलाफ चीन को अपनी तरफ मिलाने से रूस अकेला पड़ेगा। तो रूस तो अकेला पड़ गया, और रूस का विभाजन संघ जो सोवियत यूनियन हुआ करता था